मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं थमा प्रचार, बिहार में किसकी बयार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की धरती पर उफान मारते चुनावी समंदर की। 11 नवंबर को दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन आज शाम तक प्रचार का आखिरी दौर। ये वो घड़ी जब नेता अंतिम दांव खेल रहे हैं। पहले चरण में 64.69% यानी कि लगभग 65% रिकॉर्ड वोटिंग हुई। बेगूसराय में 76% तक वोटिंग पहुंची। इस वोटिंग के माध्यम से जनता ने संदेश दे दिया है कि नौकरी, विकास, पलायन अब ये तय करेंगे कि किसकी सत्ता चलेगी। आखिरी चरण के प्रचार में जहां महागठबंधन से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रमोद तिवारी ने जमकर प्रचार किया, वहीं एनडीए की तरफ से अमित शाह ने सुपौल में रैली में खम ठोंकते हुए दावा किया कि एनडीए 160 के पार जा रही है। 160 का जो है आंकड़ा पार कर रही है। 2/3 बहुमत एनडीए को मिल रहा है। राजनाथ के साथ ही चिराग पासवान ने भी मोर्चा संभाला। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अररिया में चेतावनी दी कि यूपी में डबल इंजन सरकार है, कोई दंगा, कोई कर्फ्यू नहीं। बिहार में भी ऐसा ही बनेगा। एक दिन पहले ही चुनावी प्रचार का समापन कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर एनडीए सरकार। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में एनडीए का सुशासन एक बार फिर चमकेगा या तेजस्वी की युवा लहर बहा ले जाएगी महागठबंधन को सत्ता की कुर्सी तक। तो फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। बिहार की धरती पर आज चुनाव का प्रचार का सूर थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग से ठीक पहले एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेता अंतिम सांसें फूंक रहे हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को रिकॉर्ड 65.08% मतदान हुआ, जो 1951 के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। बेगूसराय 76% से लेकर सीतामढ़ी तक जनता ने अपना संदेश दे दिया। विकास, रोजगार और जातिगत समीकरण अब निर्णायक है। अंतिम दिन बिहार की सड़कें, मंच और हवा में सिर्फ एक ही शोर है, वोट का। महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव ने पटना में केक काटकर जन्मदिन मनाया। उन्होंने कहा युवा रोजगार चाहते हैं, इंस्टाग्राम नहीं। वहीं राहुल गांधी किशनगंज पहुंचे, जहां मुस्लिम यादव समीकरण पर नजरें टिकी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मुसब्बिर आलम के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश की सरकार ने बेरोजगारी को महामारी बना दिया। राहुल गांधी ने जहां वोट चोरी का फिर से जिक्र किया, वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पहले चरण की वोटिंग को महागठबंधन के पक्ष में बताते हुए कहा कि एनडीए वालों के चेहरे उतर गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने देखा हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा आपने फटते हुए धड़ाम से। मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। 20 साल का हिसाब किताब नहीं, 20 साल यहां की सरकार और दिल्ली की लगभग 11 साल। बताओ कितने साल हो गए हैं? 30 साल का हिसाब किताब लेना है। और 30 साल का जब हिसाब किताब आप लोगे, ये मिथिला की धरती, मिथिलांचल, ये पवित्र धरती देवी की, काली की, यहां के लोग जानते होंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने किसान से लेकर के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। ये बिहार वो प्रदेश है जिसने समय समय पर संकट से बचाया है। अगर समाज पे संकट आया होगा, राजनीति पे संकट आया होगा, तो यहां की महान जनता ने, बिहार की ने, न केवल समाज बल्कि देश को भी दिशा देने का काम किया है। चाहे जयप्रकाश जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके इस देश को बदलने का काम किया। ये जो पहले राउंड में
जिसने चेहरा उतार दिया है मोदी जी का, अमित शाह जी का, और अब आवाज में भी दम नहीं रह गया पहले राउंड के चुनाव के परिणाम के बाद, क्योंकि उनके पास बेहतर इंटेलिजेंस है, बेहतर रिपोर्ट्स हैं, और उन्हें लग रहा है कि अब रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं, जेडीयू बीजेपी में रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं, अब रेस हो गई है नेता विरोधी दल की, कौन बनेगा। दोनों में ये होड़ है कि ये पद किसको जाता है। बिहार की चुनावी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही अपनी प्रचार यात्रा का जोरदार अंदाज में समाप्त कर दिया। दूसरे चरण के मतदान से ठीक 24 घंटे पहले सीतामढ़ी की धरती पर उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए नया नारा दिया, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार। एनडीए की ओर से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और चिराग पासवान ने जोरदार प्रहार किया। अमित शाह ने दावा किया कि एनडीए 160 सीटें जीतेगा और 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने पहले चरण के बाद कहा, उच्च मतदान एनडीए की जीत का संकेत है। राजनाथ सिंह ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर पलटवार किया, जबकि मनोज तिवारी और निरहुआ जैसे भोजपुरी स्टार्स ने एनडीए का डंका पीटा। बिहार चुनाव प्रचार में एक तरफ महागठबंधन बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और 10 लाख नौकरियों के वादे कर युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, वहीं एनडीए विकास और स्थिरता का दांव खेल रहा है और नीतीश का सुशासन मॉडल को पेश कर रहा है। अमित शाह ने बोला, भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाया है। हमें नहीं चाहिए घुसपैठिए के वोट, हम तो सासाराम के युवाओं के वोट से, हमारी जीविका दीदी के वोट से जीतने आए। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना। बहनों और भाइयों, ये बिहार, जिस बिहार ने आर्यभट्ट जैसा खगोल शास्त्री दिया हो, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने वाले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी दी हो, वह बिहार किन कारणों से बीमारू हो गया था? कौन वे कारक थे कि बिहार को लोग जंगल राज के रूप में जानने लगे थे? बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का दोषी कोई है तो वह केवल और केवल कांग्रेस और आरजेडी इस पाप के भागीदार हैं। जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना, जरूरी है ऐसी सोच वाले उम्मीदवार को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजना जो कल को जब जीत कर जाए तो आपकी समस्या के समाधान के लिए कार्य करने का प्रयास करें। ऐसे में जहां एक तरफ हमारी केंद्र की सरकार जो निरंतरता में पिछले 11 सालों से अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर रही है, जो गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रही है।
दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम चुका है और अब जनता को अपना फैसला लेना है। अब देखना होगा कि बिहार की सत्ता की कुर्सी पर नीतीश कुमार का ताज फिर चमकेगा या तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा लहरें लाएंगी। ये तो 14 तारीख के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हम खास चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि कितनी सीटों पर चुनाव हुए और कितनी सीटों पर अब चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ है बिहार में। दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण में 6 नवंबर को संपन्न हुआ है मतदान और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ है। 1951 के बाद सबसे ऊंचा ये आंकड़ा बताया जा रहा है। तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। तो अब इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उषा दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफसर अहमद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहान परवेज आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज दास मनु जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही प्रियदर्शी रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अर्जुन केसरी संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए पहली टिप्पणी अपने संवाददाता अर्जुन केसरी से ले लेते हैं। अर्जुन केसरी, आज चुनाव प्रचार का आखिरी चरण का चुनाव प्रचार और आज जो है शाम तक यह प्रचार थम चुका है। आज पूरे दिन पटना की सड़कों पर और कुल मिलाकर अगर बिहार में अगर देखा जाए किस तरीके से चुनावी शोर और आखिरी जो आजमाइश थी कैसे देखने को मिली है? जी सर, आवाज जा रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अभी प्रचार जो भी हमारे ये जिला में होना था वो सब थम चुका है और प्रशासन की पूरी व्यवस्था तंदुरुस्त की गई है। कई जिलों से लोग जो है अर्धसैनिक बल को बुला लिया गया है, जहाँ पे हर प्रखंड में कैंप बनाकर उन्हें रोक दिया गया है ताकि चुनाव से एक दिन बिफोर ही सब अपने अपने मतदान बूथ पे जाएंगे और हर तरह का व्यवस्था को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए तत्पर है। और देखा जाए कि वर्तमान समय में प्रचार तो पूरी रूप से थम गई है सर और शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए जो है वो तैयार है। चलिए ठीक है अर्जुन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। उषा दुबे जी, आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार था वो थम चुका है। एनडीए में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वही मुखर तौर पर और वही ज्यादातर मंचों पर वही ज्यादातर मीडिया में छाए नजर आए। हालांकि जेडीयू भी प्रचार प्रसार में नजर आ रही है, लेकिन अब ये 14 तारीख तय करेगा कि किसका चेहरा चमक रहा है किसका नहीं चमक रहा है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस नेता वो कह रहे हैं कि पहले चरण के मतदान ने ही एनडीए के नेताओं के चेहरे जो है उतार दिए हैं। क्या कहेंगे आप? दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। हम लोग 5 दल साथ में लड़ रहे हैं, पांचों पांडवा हम लोग मिलजुल कर लड़ रहे हैं। सभी जगह आप देखे होंगे कि सभी दल मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। वह चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो या नीतीश जेडीयू हो, ये सभी हम लोग दल मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा भाजपा ही सिर्फ काम कर रही है, हम लोग सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और इस बार हम लोग 160 सीट पर भाजपा हमारी जो है 160 सीटों पर हम लोग जीतने की उम्मीद है कि हम लोग 160 सीट पर पूरी तरह से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन उषा जी 160 सीट वह अभी पूरी जनता यह आपको बता दी होगी कि अभी वो कट्टा वाली सरकार नहीं चाहिए। आरजेडी की जो इन लोग के गुंडा राज है वो गुंडा राज नहीं चाहिए। अभी इनकी जो प्रवृत्ति है पहले वाले जमाने की जो प्रवृत्ति अभी तक नहीं खत्म हुई है। अभी भी वही गुंडा राज और हमारे भाजपा के समर्थकों पर ये बार बार हमला करना यह दर्शाता है कि जनता इनको नकार दी है और ये बौखला रहे हैं, ये हार रहे हैं। बौखलाहट में इस प्रकार का काम कुछ पटांग काम कर रहे हैं कट्टा और
ये तलवार भांजने का काम कर रहे हैं, बंदूक भांजने का काम कर रहे हैं, लोगों को मारपीट करने का काम कर रहे हैं। तो यह जनता इन्हें नकार चुकी है। यह खुद ही बता रहे हैं, अपने जो मारपीट और गुंडाई कर रहे हैं उससे ये लोगों में समझ आ चुकी है कि अब इनको कोई भी जनता पसंद न की थी। जब से ये कुर्सी से हटे हैं तब से अभी तक ये कुर्सी पर नहीं बैठे हैं और न बैठने वाले हैं। पूरी तरह से हमारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है और हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं और हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। आप प्रियदर्शी रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उसके बाद अन्य राजनीतिक प्रवक्ताओं का रुख करेंगे। प्रियदर्शी रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, विकास की बात करती है, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं चाहिए कट्टा की सरकार, एक बार फिर एनडीए सरकार, तो कट्टा तक बात क्यों पहुंच गई? जबकि विकास, पलायन, रोजगार और तमाम ऐसे विषय थे। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के तमाम नेता कहते रहे कि लालू के राज को जंगल राज कह के कटाक्ष जरूर करते रहे, लेकिन इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं, इस बयान को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि पिछले कुछ अरसों से बिहार के समाज में, इसको राजनीति से थोड़ा सा अलग रखिए, बिहार के समाज में, और ये हर पार्टी पर लागू होता है, हर समाज पर लागू होता है, हर जाति पर लागू होता है जी। रंगबाजी के गाने बढ़ चढ़ करके शामिल हो गया है। अपनी अपनी जातियों का अपना अपना रंगबाजी वाला गाना है, और ये रंगबाजी वाले गाने हैं ना, इसमें कट्टा सट्टा बट्टा है, इसमें 6 इंच है, इसमें छेद छेद है। तो इस तरीके की जो भाषाओं का प्रयोग हो रहा है रंगबाजी के गानों का, वो बता रहा है कि कहीं न कहीं बिहार का समाज जो है इस तरीके की मानसिकता से प्रभावित हो चुका है और इस तरीके की चीजें प्रभावित कर रही हैं। तो नरेंद्र मोदी का बयान वहां हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं ये सभी पार्टियों पर लागू होता है, सिर्फ एक पार्टी और एक जाति इसमें शामिल नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की है वो जंगल राज से ही जुड़ता है जी। एक बात मान करके चलिए कि तेजस्वी यादव जो लालू यादव की लेगेसी पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उनका जो बिहार की राजनीति में महागठबंधन के भीतर जलवा जलाल है, उसके पीछे कहीं ना कहीं लालू यादव की लेगेसी है, जननायक वाली छवि है। पिछले वाले जो कहा जाता है कि गरीबों को आवाज दी, उनको बैठने, सवर्णों के बीच बैठने की ताकत दी लालू यादव ने, वो लेगेसी तेजस्वी यादव को ट्रांसफर है। लेकिन उसके साथ साथ तेजस्वी यादव पर एक बैगेज भी है जो लालू यादव की लेगेसी के साथ ही आया है, वो है जंगल राज वाला, वो है ये मानसिकता वाली बात जो नरेंद्र मोदी इंगित कर रहे थे। यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक क्षण के लिए तमाम वोटर तेजस्वी यादव को अपना नेता मानने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन इनके जो समर्थक है ना तेजस्वी यादव के, इतने उग्र हैं कि वही राह में रोड़ा बने हुए हैं, वही राह में रोड़ा बने हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, मौका मिल जाता है उनके विरोधियों को बोलने के लिए। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बोल नहीं होते, जनता दल यूनाइटेड कैसे बोल नहीं होते, लेकिन आप ज्यादातर मौकों पर देखेंगे कि उसमें आरजेडी सामने आ जाती है। कुल्हाड़ी पर पैर खुद मार देना, डीजे पर बज रहा था, तमाम जगहों पर देखा गया कि डीजे पर, रैलियों में, सभाओं में आरजेडी के झंडा के नीचे जिस तरीके का गाना बज रहा था, आवेद भैया के सत्ता में कट्टा उठा ले, ये सब जो गाने क्या परसेप्शन बना रहे हैं। तो आप मौका दे रहे हैं ना। मंच से किसने कहा था कि किसी छोटे लड़के को लाइए और उससे कट्टा की बात करवाइए, रंगबाजी की बात करवाइए? और ये सिर्फ चुनाव भर की बात नहीं है, चुनाव के पहले की बात है और चुनाव के बाद की भी बात है जी। देखिए, आजकल ऑनलाइन जमाना है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन जब वो ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसके साथ सोशल मीडिया का उपयोग करने लगते हैं और उसमें वो रील देखते हैं, और रील में धड़ल्ले के साथ आप उठा करके देख लीजिए क्या चलता है, यही सब तो चलता है। रंगबाजी को प्रदर्शित करने वाला गाना, बाहुबल को प्रदर्शित करने वाला गाना। तो लड़कों को लगता है कि पढ़ने से ज्यादा फायदा कट्टा उठाने में है। हाँ, ठीक है, वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इस मानसिकता पर कुठाराघात बेहद जरूरी है और तमाम पार्टियों के लिए जरूरी, तमाम पार्टी इस पर एक मत हो जाए। जिस तरीके से बिहार में जातीय सर्वे पर सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पर एक विचार बना था, एक मंच पर लोग आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी ने तमाम बैरियर तोड़ते हुए उसी तरीके से चुनाव के बाद, अभी तो नहीं हो सकता लेकिन चुनाव के बाद इस पर सर्वदलीय बैठक करके इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की भाषा और इस तरीके के गानों पर कुठाराघात होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रियदर्शी रंजन जी जुड़े रहिए हमारे साथ। सहान परवेज जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहान परवेज जी, आपके पास आते हैं। सहान परवेज जी, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी
और पलायन, ऐसे मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतरे थे। लेकिन आप जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, ये कट्टे तक पहुंचने की आखिर क्यों जरूरत थी? अभी रंजन साहब कह रहे थे कि आप खुद मौका देते हैं विरोधियों को बोलने के लिए, इसका लाभ क्या मिलने वाला है चुनाव में? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि अभी एनडीए के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास और नीतीश कुमार जी के पास मुद्दों की बात करने की कुछ नहीं बचा है। तो वो कट्टा, तमंचा, रंगदारी, रंगबाजी, इन्हीं मुद्दों पर अब चुनाव में हरा गए हैं और हम लोग आज भी उसी मुद्दे पर कांस्टेंट है। हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, बेरोजगारों की बात होनी चाहिए। और आज जब छठ पूजा में जब ट्रेनें नहीं चली और जब फिर से दिख गया कि बिहार के बाहर कितने माइग्रेंट्स हैं, कितने प्रवासी बिहारी हैं बाहर के अंदर, जो आना चाहते थे अपने घर, वो मजबूरी के कारण नहीं आ पाए, वो उन लोगों का जो वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है, वो उन लोगों का आक्रोश बता रहा है कि अब मौजूदा सरकार को बिहार की जनता ने सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया है। अब बौखलाए हुए प्रधानमंत्री जब रैली से कह रहे थे कि कट्टा वाली सरकार नहीं चाहिए, तो आपने देखा नहीं, वहां से बच्चा लोग कह रहा था कि झूठा वाली सरकार नहीं चाहिए। वो जब कट्टा की बात कर रहे थे तो बच्चा लोग झूठ की बात कर रहा था। जब वो कह रहे थे कट्टा वाली सरकार नहीं चाहिए तो बच्चा लोग कह रहे थे कि झूठा वाली सरकार नहीं चाहिए। ये सरकार लगातार झूठ बोलने का काम करती आई है। इस सरकार से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। अब ये सरकार 20 सालों से काम कर रही है और अभी कह रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। 20 साल एक लंबा अंतराल है और इस लंबे अंतराल में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं। आपने क्या किया ये आपके पास कुछ मुद्दा नहीं है। आप केवल एक मुद्दा उठाकर लेके आते हैं। अगर आपके पास मुद्दा है तो हमने 10,000 महिलाओं के खातों में डाला, तो भाई आपने ये भी नहीं क्लियर किया कि आप 10,000 जो डाले वो 10 दिन पहले ही क्यों डाले, और जब 10,000 डाले वो 10 दिन पहले डाले, वो 10,000 वापस कब लोगे? इन्होंने ये तो आप लोगों ने नहीं बताया। आज महिलाओं को बैंक से नोटिस आने लगा है मनोज जी, और वो महिलाएं पूरी तरह से आक्रोशित होकर वोट कर रही है कि ये जुमलेबाजों की सरकार, ये झूठे लोगों की सरकार को फिर उसी महिलाओं ने उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। और जब परिणाम, ठीक है, रुझान सुन लीजिए, जब रुझान पहले चरण का आ गया तो ये सरकार की आवाज अभी पंचर हो गई है और अभी दूसरे चरण के बाद इनका हालत पंचर हो जाएगा। और जब हालत पंचर हो जाएगा, कि बिहार की जनता संकल्पित है कि इस रिटायर्ड और टायर्ड सरकार को बदलकर फेंक देने की जरूरत है। और बिहार चाहता है कि अब युवा के नेतृत्व में बिहार नए रास्तों पर बढ़े, नई बुलंदियों को छूने का काम करे। और इसके लिए माननीय तेजस्वी यादव जी का जो भरोसा है, उन्होंने कहा कि जब वोट करने जाओगे तो उन लाठियों को याद करके जरूर वोट करना जिसने सरकार ने तुम्हें मारा है। और जब वोट करने जाओगे तो उन वादों को वोट सोचकर जरूर वोट करना जिसने तुम्हें, तेजस्वी ने ये कहा है कि हर घर के लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पर वोटिंग हो, मगर प्रधानमंत्री जी के पास मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से ओछी भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं। परवेज जी, आपकी बात आ गई। अन्य मेहमानों का अभी रुख करना है, हम आपके पास दोबारा आएंगे। मनोज दास मनु जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। मनोज दास जी, जिस तरीके से आरजेडी कह रही है या महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद चेहरे उतर गए हैं, जेडीयू के और एनडीए के प्रत्याशियों के चेहरे उतर गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 2 तिहाई बहुमत वो उनको हासिल हो रहा है। पहले चरण में रिकॉर्ड जो मतदान हुआ है वो एनडीए के पक्ष में हुआ है। किसके दावे में सच्चाई है? जनता किसकी बात सुन रही है और किसके साथ जा रही है? मनोज जी नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, जनता ने अपनी बात 6 तारीख को रखी है और उसके आकलन के अनुसार जैसा पूर्व में भी रहा है जी कि 2005 में वोटिंग हुई, 2010 में बम्पर वोटिंग हुई। लोगों ने कहा था, जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं वो यही बात कर रहे थे कि इस बार सरकार चली गई जी। लेकिन नीतीश जी की सरकार पूर्ण बहुमत में आई और विपक्ष के नेता के लायक भी सीट नहीं मिल पाई जी। ये तो जनता के ऊपर है। अब किसका मुंह सुखा हुआ है, किसका क्या है, वो तो 14 को आएगा। लेकिन अभी जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री, लेकिन आप 14 का इंतजार कहाँ हो रहा है? नतीजे तो पार्टियां पहले ही घोषित कर दे रही है कि वो बस अब पहले चरण के बाद आधा बहुमत मिल गया है और दूसरे चरण के बाद पूरा बहुमत मिल जाएगा उनको।
वो तो हमने कर ही दिया ना जी, वो तो हमने अधिकृत रूप से कर ही दिया कि हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। ये कहाँ किसी ने कहा है कि हम नहीं जीत रहे हैं जी। लेकिन अभी जो आपकी बात उठा और लोगों ने कहा, प्रियदर्शी जी ने भी कहा कि जो कट्टा वाली बात की प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको पूरे बिहार में डांस करना चाहिए कट्टा वाले गीत लगा के। आपको मुजफ्फरपुर में पीट पीट के दलित को मार देना चाहिए। आपको गोपालगंज में दलित का आपको वोट नहीं दिया, मनोज जी रंजन साहब आ रहे हैं जी। बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा जिस गीत की आपने चर्चा की मैं उस पर कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो प्रधानमंत्री जी नागरिक नहीं है क्या? वो बिहार की जनता की भावना को नहीं बात कर रहे हैं। अभी राजद के प्रतिनिधि ने बता रहे थे कि जिनको 10,000 रुपया दिए उनको बैंक से नोटिस आ गया। मैं चुनौती देता हूं कि अगर वह 10,000 जिसे दिया गया है उद्योग धंधे लगाने के लिए, उसको अगर किसी बैंक ने किसी को नोटिस दिया है वापस करने के लिए, तो आप सामने दिखाइए। नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कोई बैंक नोटिस दे ही नहीं सकता है। बैंक को नोटिस देगा, सरकार ने उसको पैसा दिया। सरकार ने पैसा कहां से दिया? आप झूठ बोल रहे हैं। साहन साहब आपने अपनी बात रखी, उनको सुन लीजिए। साहन साहब उन्होंने बीच में आपके इंटरप्ट नहीं किया, आप सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, आपके पास आइए। खुद कहा है वो पैसा वापस नहीं होगा। आप उस पैसे से अच्छा काम कीजिएगा, आप अपने रोजगार कीजिएगा, उसमें अगर जरूरत पड़ेगा तो और आपको मिलेगा। वापस करने की बात कहां से उठ गई? अब ये कह रहे हैं कि वापस होगा कि नहीं होगा, ये आप नहीं बताए। पूरे बिहार की जनता ने भाई मनोज दास जी ऐसे समय पे आपने वो योजना ले आए, उससे नुकसान हो रहा है शायद साहन परवेज जी को, इसलिए अब उनको भाई पीड़ा तो होगी। मनोज दास जी एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हम हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अर्जुन केसरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे अर्जुन केसरी। बाकी अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं थमा प्रचार, बिहार में किसकी बहार, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ अफसर अहमद साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। अफसर अहमद साहब, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जातिवाद जो है वो शुरुआत जो होती है वो विकास से भले ही होती है, लेकिन जातिवाद अपनी जो है अहम भूमिका अदा करता है बिहार में। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में जाति की बात ही ना हो। महागठबंधन की अगर बात करें, महागठबंधन पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा और ऐसे और खासकर जाति के मुद्दों को लेकर मुस्लिम यादव समीकरण MY फैक्टर को साधते हुए इस चुनाव में उतरी है। पहले चरण के चुनाव के बाद जहां एक तरफ NDA दावा कर रहा है कि उसकी जो बम्पर जो सीटें हैं पहले चरण में आ रही हैं, महागठबंधन अपना दावा कर रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्योंकि अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि 2/3 बहुमत उनको मिल रहा है। प्रधानमंत्री शायद इतने आश्वस्त थे कि एक दिन पहले ही उन्होंने अपना चुनाव प्रचार समाप्त कर लिया है। अच्छा चलिए, वो हार कर चले गए जी, आश्वस्त नहीं हुए हैं। जब पहले ही पता चल गया है कि फर्स्ट फेज में 80 के करीब सीट महागठबंधन को आ रही है। इट मे बी 85 हो जाए, वो 75 नहीं होगा। तो ये उनको जानकारी हो गई है, अपने सूत्र से पता कर लिया है उन्होंने जी, इसीलिए वो पहले चले गए। वो देखें कि बेइज्जती हो जाएगी। अब रहा सवाल कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, वो है ना, और वो ऐसी छोटी छोटी बात करेंगे, कट्टा और रंगबाजी, उनको तो अपनी जुबान से वो बोलना चाहिए जो ही इज द फर्स्ट पर्सन ना भाई। बिहार हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के बाद तो प्रधानमंत्री ही है ना, उनको तो संभल कर बात करनी चाहिए ना। अब वो तो वोट के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी कर देते हैं वो।
हमको तो बस बने रहना है। नहीं, बयानों पर अगर हम जाएंगे तो बयान दोनों तरफ से ऐसे बयान आए हैं जो शायद वो बयान नहीं आने चाहिए थे, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले। नहीं है सर जी, तरफ प्रधानमंत्री नहीं है, एक तरफ प्रधानमंत्री है, एक तरफ तो अभी प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष जो होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। वो भी क्या बोलता है, क्या बोला है राहुल जी ने? आप बताइए राहुल जी ने क्या बोला है? नहीं, मैं अब बयानों पे जाऊंगा तो चर्चा डिरेल हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि कोई ही नहीं है ना जी, इसमें तो बात ही नहीं करने का है। ये तो क्लियर है कि महागठबंधन इज गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट इन बिहार, ये क्लियर है। इसमें तो बहस ही करना बेकार है। अब जी, इतना इन लोगों ने परेशान किया है जनता को, इतना बेवकूफ बनाया है। कितना साल बनेगा? 20 साल हो गया सर। लेकिन अफसर अहमद साहब, राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ तो बम्पर हो रही है, क्या ये वोट में तब्दील होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा ना, 14 तारीख को कितना दिन है? अब 14 तारीख को सारा सामने आ जाएगा। जी ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ रजनीकांत। पटना के होटल मौर्या में होम मिनिस्टर 12 दिन से यहाँ बैठे हुए, उन्होंने कैमरे पे पेपर लगवा दिया। हम किससे चल रहे हैं ये नीतीश कुमार को खबर नहीं हो, तो इनके आपस में तो इन लोगों में बन नहीं रहा है। ये पब्लिक से वोट लेंगे ये लोग, क्या वोट लेंगे? आपस ही में नहीं बन रहा है इन लोगों में जी। ये उसकी टांग खींच रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहे हैं। एक अभी मैंने ऑडियो देखा कि तुम जेडीयू को नहीं दोगे तो आरजेडी को वोट दे दो, है ना, मगर जेडीयू को वोट मत देना, इनके सहयोगी बता रहे हैं जी। तब नीतीश कुमार से इतना इन लोगों को डर भी है, चीड़ भी है, और नेतृत्व भी उन्हीं का करेंगे, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई फेस नहीं है बीजेपी के पास जी। किसको मानेंगे नेता? अरे नीतीश कुमार के हालांकि जी, नीतीश कुमार उनके चेहरा हैं, वो तो सभी नेता कह रहे हैं। हालांकि ये तो लास्ट में बोल रहे हैं ना, लास्ट में बोल रहे हैं। शुरू तक तो होम मिनिस्टर बोलते थे ये तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं। शुरू से तो बोला नहीं इन्होंने जी, ये तो लास्ट में बोल रहे हैं। ये जब देख रहे हैं कि जमीन तो खिसक चुकी है अब हमारी। चलिए अफसर अहमद साहब, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, अब दूसरे चरण में चेहरा कौन है ये अब चूंकि अब वोट पड़ने वाला है, तो ऐसे में अब मेरे ख्याल से जनता पहले ही समझ चुकी है चेहरा है कोई या नहीं है, वो ठीक है। अफसर अहमद साहब आपके पास आएंगे। संजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, अगर कुल मिलाकर पहले चरण को आपने अपनी पारखी नजरों से बखूबी देखा, अब दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए कह रहा है कि वो बम्पर 160 वोटों से जीत दर्ज कर रहा है, अमित शाह ने कई मंचों से कहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और महागठबंधन के जो प्रत्याशी वो जो प्रचारक हैं वो कह रहे हैं कि चेहरे उतर गए हैं एनडीए प्रत्याशियों के। आपका एनालिसिस क्या कहता है संजय श्रीवास्तव जी? देखिए, जिस तरह से अभी जो दूसरा चरण 11 तारीख को होगा, लेकिन उसके पहले चरण में भी जो बातें थी, जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, कट्टे वाली बात उनको नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल एक वजन है। और दूसरी बात यह है कि जब वो कट्टे वाली बात कहेंगे तो लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और उनके जो समर्थक हैं, जो भी लोग हैं महागठबंधन के, तो वो तो शुरू से जो है होता रहा है जी। कहीं भी चुनाव प्रचार में आप देखते होंगे, पहुंचने पर मंच पे एक दूसरे के विरोध में बोलना है उनको, वो स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर ये चुनाव जो है इसमें महागठबंधन और एनडीए बार बार जो एनडीए की तरफ से भी आ रहा है कि हमारी सरकार सुनिश्चित है, बिहार में हमारी सरकार बनेगी, वहीं महागठबंधन भी कह रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो यहाँ भाषणबाजी हो रही है, लेकिन असलियत क्या है कि अब की बार कुछ चौंकाने वाले भी परिणाम हो सकते हैं। जिस तरह से वोटिंग हुई और उसके बाद वोटिंग ज्यादा भी हुई है और दूसरे चरण में भी ज्यादा होने की संभावना भी है, जिस तरह से हम लोग क्षेत्रों में जा रहे हैं तो देख रहे हैं। लेकिन जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे मनोज जी, किसी भी सूरत में वो चौंकाने वाले होंगे। आप भी हैं, हम भी हैं, सारे लोग हैं, और देखेंगे कि किस तरह से जो एनडीए की बात है, जो देखिए जो भी है, जो कमल देखता है, जो कमल को वोट देता है, ठीक है, अपना अपना ये है मतदाताओं का रुझान है।
लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उस समय सारा का धरा रह जाता है आंकड़ा। कोई देखते हैं, हम लोग बार बार देखते हैं, डिबेट में भी देखते हैं कि कोई चैनल वाले जो है अपना कहते हैं कि भाई हम इतने से 200 से इतने जिता दिए, आगे बढ़ रहे हैं, वो इतने से उतने वो कर दिए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें पता चल जाता है। इसके पहले भी वही हुआ था, लेकिन फिर भी अब की बार जो आएगा वो भी चौंकाने वाला होगा। जी ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहे हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रजनीकांत जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? दूसरे चरण का आज प्रचार थम चुका है, अब दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। ये जो चुनाव है किसान, नौजवान, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी से होते होते आखिरी में जाति, धर्म और बयानों पर आकर प्रचार खत्म हुआ है। कुल मिलाकर दोनों गठबंधन अपना अपना दावा कर रहे हैं और बाद में यही ईवीएम और हो सकता है उस पर दोष करें, क्योंकि अभी जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे जब उस समय सटीक नहीं बैठेंगे तो कहीं ना कहीं दोष या तो ईवीएम पे जाएगा या तो अन्य चीजों पर जाएगा। लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है कि जनता ने मुद्दों पर वोट किया या आखिरी में जाकर जो यूपी बिहार में देखने को मिलता है जाति, धर्म और ये तमाम विषय होते हैं, इस पर जनता अक्सर बढ़ जाती है? देखिए मानस जी, बिहार के चुनाव में मैं जैसा देख रहा हूं, तीन मुद्दे जो हैं उभर करके सामने आए जी। एक तो कानून व्यवस्था बनाम जंगल राज, दूसरा 10,000 बनाम 30,000, तीसरा नौकरी बनाम रोजगार। जरा सा थोड़ा अंतर ये समझिएगा कि हम परमानेंट नौकरी सरकार में और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये अच्छा, अब जहां नेतृत्व का सवाल है तो एनडीए गठबंधन की तरफ से लगभग क्लियर कर दिया गया है कि हमारा चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे जी, और इंडी गठबंधन की तरफ से भी अब क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि उनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। और तेजस्वी जी के पीछे, जैसे कि मेरे साथी पत्रकार मित्र ने कहा कि उनके पीछे एक मजबूत लेगेसी है। जैसे आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जब पहला चुनाव जीते थे जी 2012, तो उनके पीछे बहुत मजबूत किस्म की लेगेसी मुलायम सिंह यादव जी थे। बिल्कुल, उनकी सबसे बड़ी मजबूती तेजस्वी प्रसाद यादव की एक तो ये है कि उनके पीछे लालू प्रसाद यादव, जो ये ठीक है कि वो जेल में हैं, वो उनके ऊपर तमाम घोटाले के आरोप हैं, उनके ऊपर रंगदारी या मतलब इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के आरोप हैं कि जंगल राज उनके दौर में था। इसके बावजूद एक सामाजिक न्याय के अगुवा के रूप में तो वो आज भी हैं, माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो मतदाता है वो किधर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि एनडीए ने बहुत टैक्टिकली शुरू से, जब से एनडीए की सरकार आई है, मैं लगातार देख रहा हूं, वहां के लोगों से, बिहार के लोगों से मेरी बातचीत भी होती है कि टैक्टिकली उन्होंने जो महिला बिहार की है उसको बहुत कैच देम यंग वाली स्टाइल में शुरुआत से साइकिल देना, कपड़े देना। अब जिनको साइकिल और कपड़े आज से 15 साल पहले मिल गए होंगे, वो आज वोटर होगी बच्ची, और उससे जो बड़ी महिलाएं हैं मध्य आयु वर्ग की, वो ये जान रही हैं कि देखिए अभी नीतीश के राज में इतना तो है कि हम जो है बहुत इत्मीनान के साथ में आज देर रात में भी बाहर निकल सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो जो महिला वोटर है, मुझे ऐसा लगता है कि महिला वोटर तो जो है वो एनडीए की तरफ ही झुकी दिखाई देती है। अब रही बात युवाओं की, कि युवा जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ झुकेंगे या वो रोजगार की तरफ झुकेंगे, जैसा कि एनडीए सरकार वादा कर रही है। तो अब ये देखने की बात है। संघर्ष तो भीषण है। और दूसरे चरण में एक और बात है, एक क्षेत्र आता है सीमांचल का जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 4 जिले हैं जो नेपाल के और बंगाल के बॉर्डर से लगे हुए हैं, इन जिलों में पिछली बार भाजपा ने आधी सीटें जीती थी 24 में से लगभग, और इस बार, और यही एक मतलब एक जैसे ना डिफरेंस था पिछले बार के चुनाव में, पिछला जो चुनाव 2020 में जी। तो इस बार दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी क्या उसी अपने प्रदर्शन को दोहरा पाती है या नहीं दोहरा पाती, इस पर बहुत निर्भर करेगा कि एनडीए क्या सत्ता को कायम रख पाती है या
जैसा कि एक और मित्र हमारे कह रहे थे, संजय श्रीवास्तव जी, कि चौंकाने वाले परिणाम भी हो सकते हैं, चौंकाने वाले परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया है इस बार, और जो पढ़े लिखे, बिहार में बहुत पढ़े लिखे शिक्षित युवा है। मैं तो दिल्ली में, बेंगलोर में, हर जगह, मैंने बॉम्बे में, जगह जगह, चेन्नई में मैंने देखा है कि बिहार के बच्चे बहुत पढ़े लिखे और बहुत शिक्षित और समझदार भी हैं। जी, बिहार में वो लोग भी हैं जिनको रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके साथ ही बहुत शिक्षित भी हैं और वो लोग भी वोट दे रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो पढ़े लिखे युवा हैं वो किसको वोट देना पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। कुल मिलाकर के लड़ाई जो है वो बहुत कठिन तो है, लेकिन मुझे एज जो है एनडीए को दिखाई पड़ता है। ठीक है सर। उषा दुबे जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। उषा दुबे जी, अगर बिहार की महिलाओं की अगर वोट की बात करें, निर्णायक भूमिका, आप भी एक महिला हैं, महिलाओं का वोट जो है, कहा जाता है कि एनडीए को वोट अच्छा खासा मिलता है, लेकिन इस बार आपको क्या दिख रहा है कि महिलाएं भरपूर वोट जो है एनडीए को दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रत्याशियों को? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के प्रचार की अगर बात करें, एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने प्रचार खत्म कर दिया, एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने प्रचार खत्म कर दिया, और इस नारे के साथ, नहीं चाहिए कट्टा सरकार और अब की बार एनडीए सरकार। इस बार जो तमाम चुनावी पंडित कह रहे हैं कि इस बार जो प्रधानमंत्री की भावभंगिमा थी, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो इतना बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई नहीं दिया कि बहुत ज्यादा वो प्रयास कर रहे हो, या बहुत ज्यादा, जितनी रैलियां हुई हैं वो बिल्कुल हल्के अंदाज में उन्होंने रैलियां की है और एक दिन पहले रैलियां खत्म कर दी हैं। तो इससे क्या अब ये अंदाजा लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ है, एनडीए गठबंधन अस्वस्थ है कि वो जीत दर्ज कर रहा है, या इसका उलट जो आरजेडी और बाकी लोग कह रहे हैं? जी, हमारी आधी आबादी जो महिलाएं हैं, आप लोग भी क्षेत्र में जाते होंगे, देखते होंगे, ये महिलाएं जो हैं वो हमारे नीतीश कुमार और मोदी जी को ही नाम लेती हैं। अब टीवी में ओपिनियन पोल भी आता है, तो हमेशा आप सुनते होंगे महिलाओं का ओपिनियन पोल में या तो नीतीश सरकार या तो मोदी सरकार को पसंद करते हैं, कुल मिलाकर मतलब एनडीए को पसंद करते हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ महिलाओं को दिया, स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिए, अभी 33% आरक्षण दिए। हमारे मोदी जी भी अभी महिलाओं को सदन में जाने के लिए 33% आरक्षण दिए थे। इस प्रकार से हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है, हम लोगों को अभी जीविका दीदी का आरक्षण मिला। ऐसी बहुत सी महिलाओं का योजनाएं जो लाए, महिला सशक्तिकरण की बात भी करें तो हम महिलाएं अभी बिहार में बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं बहुत आगे अपने को सुरक्षित महसूस करें। आप 1 बजे रात को भी देखिए, लड़कियां रोड पर घूम रही है। जब इनका शासनकाल था तो वो महिलाएं, वो लड़कियां याद करती हैं, जिनकी जो माँ है, माताएं अपनी बेटियों को सुनाती हैं, कहानियां सुनाती हैं। वो एक समय था, उषा जी, प्रधानमंत्री, उषा जी, नौकरियां छोड़ना पड़ता था, घरों में ठीक है उषा जी, हमें लग रहा है 10,000 वाला जो वो आपका जो वो ज्यादा फायदा करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस पर प्रतिक्रियाएं भी ज्यादा आती हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री की जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही रैली खत्म कर ली और वो बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में इस प्रचार अभियान में शामिल है। आश्वस्त है कि 160 सीट हम लोगों की आ रही है और दूसरे चरण के मतदान में हम लोग 100 से 110 सीट लाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि हम तेजी से लोगों को दिख रहा है, योर रोड हो या हॉस्पिटल, एम्स, शिक्षा में आधुनिकीकरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, रोजगार हो, 4 लाख रोजगार दिया गया। अभी इतने सारे हमारे फैक्ट्रियां आ रही हैं। अभी आपने अमित शाह जी को सुना होगा कि शहनवाज हुसैन जी जब उद्योग मंत्री थे, इथेनॉल पूरे देश में सबसे अधिक बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्रियां आई हैं। अभी एनटीपीसी, अभी बक्सर में आप एनटीपीसी फैक्ट्री का सुने होंगे, कोका कोला फैक्ट्री खुला, इतनी सारी फैक्ट्रियां आ रही है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनकी सरकार आएगी, वही रंगदारी शुरू हो जाएगा। कौन सी जनता चाहेगी कि वो रंगदारी चले, भ्रष्टाचार चले, और जमीन, नौकरी के बदले में जमीन और घूस चले? वो कोई नहीं चाहेगा। इसलिए फिर से हमारी सरकार आ रही है। और आधी आबादी की जो बात आप कर रहे थे, वो आधी आबादी अभी नीतीश और नरेंद्र मोदी जी एनडीए को पसंद कर रही है। आप भी गांव-गांव में जाते होंगे, मैं भी गांव-गांव में जाती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, सारी महिलाएं जो हैं वो नीतीश या मोदी जी का ही नाम लेती हैं और एनडीए को वोट करती हैं। इसलिए हम एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है।
हम तेजी से तेजी से विकास कर रहे हैं। यही रोड, यही आप कहीं से कहीं जाते थे अपने बिहार में, जिले से जिले जाने में आपको 8 घंटे लगता था। यही पटना में आज निकले हैं, कल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे घर पर, इतनी ऐसी हम लोगों को सामना करना पड़ता था। आज 2 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच जाते थे, जो आप 5 से 6 घंटे में पहुंचते थे, अब 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। वो आप एम्स का देखिए, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण देखिए। बिहार में कभी नहीं संभव था कि हर जिलों में भी एयरपोर्ट बनेगा। आज हर जिले में एयरपोर्ट बन रहा है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एयरपोर्ट, हमारे इतने सारे ओवरब्रिज बन गया कि कहीं से कहीं दूरी तय करने में हम एक ठीक है। उषा दुबे जी आपकी बात आ गई, उषा दुबे जी आपकी बात आ गई। रोजगार मिले, सहान परवेज जी, सहान परवेज जी, नीतीश कुमार ने, उसमें भी रोजगार, सहान परवेज जी, नीतीश कुमार ने, उषा जी आपकी बात आ गई। सहान परवेज जी, अच्छा इनका हो गया होगा, तुम लोग शुरू करें। जी सहान परवेज जी, नीतीश कुमार जी ने इतना अगर विकास कर दिया तो आपके पास कहां फिर मुद्दा बचता है? फिर शिक्षा भी, बेरोजगारी सब खत्म ही हो गया बिहार में, फिर मुद्दा कहां बचा? जबकि जी सहान जी, मनोज जी आइए ना, बहुत अच्छी बात करेंगे आपको। जब प्रधानमंत्री बेचैन होके कह रहे थे कट्टों की सरकार नहीं चाहिए, कट्टों वाली सरकार नहीं चाहिए, तो बच्चा लोग कह रहा था कि झूठों वाली सरकार नहीं चाहिए, वो उसका अधिकार मांग रहा था। और सुनिए मैडम, और सुनिए उषा जी, उषा जी, उषा जी सुन लीजिए, उषा जी, उषा जी सुन लीजिए, उषा जी सुनिए, आपका नहीं बैठे है ना, बात सुनिए। आपने कह दिया अपनी बात, अब सुनिए दूसरी बात। दूसरा के जदयू के प्रवक्ता बैठ के कह रहे थे कि कहाँ है नोटिस, कहाँ है नोटिस। जदयू के प्रवक्ता महाराज को ये बताने की जरूरत है कि सरकार ने 10,000 रुपए भेजे, वो कौन से योजना के तहत भेजे हैं और वो कौन से मद से भेजा गया है। जवाब उनके सामने आ जाएगा। और एक नहीं अनेक नोटिस महिलाओं को भेजा जा चुका है। तो महिलाओं का जो भरोसा है इस सरकार के ऊपर, वो जानती है कि ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। और इन्होंने, मैडम ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। इन्होंने अभी कहा कि मैडम वो कहीं से कहीं जाने की दूरी बिहार में 2 घंटे की। आपको मैडम मालूम है कि पटना से किशनगंज की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। और सारे रोड पे 60 किलोमीटर का आपने ओवर स्पीड लिमिट लगा रखा है। तो आप जब किशनगंज से पटना चल के आ रही होंगी तो निश्चित रूप से आपको बताना चाहिए कि आपका कितना ओवर स्पीड का चलान कटा होगा। तो यहाँ जुमलेबाजी करने के लिए अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं, जुमलेबाजी अगर जब स्पीड, उषा जी, आप सुनिए मनोज जी, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था। उषा जी सुन लीजिए, ठीक है सहान जी अपनी बात, सहान परवेज जी जल्दी 300 किलोमीटर का गणित कैसे 60 किलोमीटर लिमिट में 2 घंटे में पूरा हो जा रहा है, तो यही लोग बताएंगे। यहाँ सारे रोड पर 60 किलोमीटर का स्पीड लिमिट लगा हुआ है और इनका 300 किलोमीटर 2 घंटे में तैयार हो जाता है। ठीक है, लगता था पटना से बक्सर जाने में 6 घंटा लगता था। अब आप बोलने नहीं देंगे। आपने क्या बोला? 2 घंटे में कहीं से कहीं की दूरी तय हो जा रही है। मैं कह रहा हूँ 300 किलोमीटर पटना से किशनगंज। ठीक है, और 60 किलोमीटर की लिमिट। सहान परवेज जी आपकी बात आ गई, सहान परवेज जी आपकी बात आ गई। संजय श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव जी आपके पास एक बार फिर से आएंगे। नहीं बोल रहे, हम लोग चुप बैठे थे, सब बात सुने। 1 घंटा हम लोग समय देते हैं जी, सब बात सुनते हैं और हम लोग जब बोलते हैं तो इंटरप्ट करेंगे तो दिस इज नॉट नहीं। उषा जी भाई, उषा जी आपकी बात आ गई, आपको पूरा समय दिया गया, अब आप दूसरे को नहीं बोलने दे रही हैं। उषा जी आपकी बात आ गई भाई। हमारा विकास नहीं दिख रहा आपको? विकास देखिए इसी रोडों पर। ठीक है, वो उषा जी, अगर उषा जी ना कि आप बहुत अगर विकास हुआ है तो निश्चित रूप से जनता उसी विकास के आधार पर वोट देगी। बैठे बड़े बड़े लोग बैठे, कौन सी स्पीड से चली कि 60 किलोमीटर की तय दूरी, 60 किलोमीटर स्पीड लिमिटेशन और 300 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आज से आ जाएगी सरकार 3 साल चले हमारी और भ्रष्टाचार। ठीक है उषा जी आपकी बात आ गई, परवेज जी आपकी बात आ गई, परवेज जी आपकी बात आ गई। अफसर अहमद साहब जुड़े हुए हैं। अफसर अहमद साहब आपकी टिप्पणी। ये सरकार जुमलाबाजों की सरकार है, ये सिर्फ जुमलेबाजी कर सकती है। ठीक है, शान साहब आपकी बात आ गई, शान परवेज जी आपकी बात आ गई। अफसर अहमद जी 20 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करें। अफसर अहमद जी क्या कहना चाह रहे हैं? अफसर अहमद जी कह रहा हूं कि आज से 20 साल पहले जो कार लिमिट हुआ करता था कि 100 की स्पीड से आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, इंजन ही वैसा बना रहता था कि 100 से ऊपर गाड़ी नहीं चल पाएगी आप। आज वो नहीं है, आज है 180 चलता है, 160 चलता है। तो यकीनन 60 अच्छे चलता है, रोड बनी हुई है तो आदमी जल्दी आएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी आप आखिरी टिप्पणी आपसे। संजय श्रीवास्तव जी 20 साल का शासन नीतीश कुमार का, क्या लगता है आपको कि एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी इन 20 सालों की, या जो सुशासन का मॉडल है,
संजय श्रीवास्तव जी, जो सुशासन का मॉडल है, एनडीए और भाजपा कह रही है वो सुशासन का मॉडल जनता उसको चुनेगी, या कहीं ना कहीं युवा तेजस्वी का जो वो उन्होंने एक विजन दिया है उसको चुनेगी? देखिए, युवा तेजस्वी का जो मामला है और एनडीए का जो मामला है, ये तो आपस में ये लोग अपना बातचीत करेगा। लेकिन बदलाव की जो बात कही जा रही थी कि बदलाव होंगे, बिहार में सरकार बदलेगी, तो कहीं ना कहीं से धुआं उठा है तभी कुछ हुआ है। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ होने वाला है, ये जान लीजिए मनोज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता। रजनीकांत वशिष्ठ जी बहुत शुक्रिया, अफसर अहमद जी आपका बहुत शुक्रिया, संजय श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जेडीयू नेता मनोज दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शाहान परवेज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, उषा दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रियदर्शी रंजन साहब भी जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। दूसरे चरण के मतदान के बाद 14 नवंबर को नतीजे जब सामने आएंगे तो किसके दावों में, किसके जो विकास में कितना दम है, ये सामने आ जाएगा। नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता में है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जंगल राज की जो बात लालू सरकार के दौरान की कही जा रही थी, उसके बाद से बिहार में बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस जंगल राज की आज 20 साल के बाद भी बात करती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव शिक्षा, रोजगार और तमाम उन विषयों को लेकर जनता के बीच गए हैं। अब देखना होगा कि जनता को किसकी बात समझ में आती है, किसका विकास दिखता है, या किसके जो दिखाए हुए सपने जनता के समझ में आते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों